हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन। ये जो लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर नीट एग्जाम और जेई एग्जाम इज कंसर्न। लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिस बच्चे को ये चैप्टर आते हैं उसको फिजिक्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती, उसके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अगर आप ये चैप्टर अच्छी तरह नहीं करोगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, फिर आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि इन चैप्टर्स में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्वेश्चन तो एक एक ही आता है। हम पुलिस वाले मल्टीपल पुली वाले क्वेश्चन करवाते हैं, उनका कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, कभी आ गया कभी नहीं आया। नॉर्मल रिएक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, बट ये चैप्टर जो है बहुत ही ध्यान से करने, सो दैट वी मे सक्सीड इन नीट एंड जेई। तो लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन से पहले एरिस्टोटल ने एक कंसेप्ट दिया था विच इज नोन इन फिजिक्स एज अरिस्टोटल्स फैलासी। फैलासी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एरिस्टोटल ने बोला था कि किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, बट बाद में ये पता चला कि अगर बॉडी ने एक्सेलरेट करना है तो तभी उसको फोर्स की जरूरत है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए बॉडी को किसी तरह की कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में जो कंसेप्ट बेसिकली दिया न्यूटन ने दिया था, इसीलिए हम इस चैप्टर को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं। न्यूटन ने 3 लॉ दिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या है? उसने यही बोला कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी उतनी देर जितनी देर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। एक्सटर्नल फोर्स की बात बताऊं तो मैं एग्जांपल ये दूंगा कि मैं अपने आप को पुश करूंगा तो मैं अपने आप को मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो मैं अपने ऊपर फोर्स लगा रहा हूं दैट इज द इंटरनल फोर्स। एक छोटा सा बच्चा भी आके मेरे को धक्का मारेगा तो मैं एकदम हिल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जो छोटा बच्चा फोर्स लगा रहा है दैट इज द external force. So in this chapter we are interested about the external force. इंटरनल फोर्सेस जो है वो बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं किया करती। जब भी किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगेगी, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, तो वो हमेशा बॉडी की पोजीशन को चेंज करेगी। ये न्यूटन ने सेकंड लॉ में भी बोला है कि उसका मोमेंटम चेंज करेगी। हम पहले फर्स्ट लॉ करते हैं। फर्स्ट लॉ में जैसे उसने बोला कि पोजीशन जैसी है बॉडी की, रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो मोशन में रहेगी। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया जो है 3 तरह का है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे मान लो हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी एकदम चल पड़ी, हमें धक्का लगता है पीछे को क्योंकि हम रेस्ट में हैं, रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे, गाड़ी चल पड़ी है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। गाड़ी में, वही गाड़ी में हम बैठे हैं, चलती चलती गाड़ी जो है एकदम ब्रेक लगा दी तो हमारा सिर आगे को बजेगा। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो कई बार गाड़ी एकदम टर्न लेती है तो वी आर पुश्ड टूवर्ड्स द साइड ऑफ द व्हीकल। क्यों? क्योंकि गाड़ी ने तो टर्न ले लिया,
हम नहीं ले सके। तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 इनर्शिया है। जैसे हम अपने शू की मिट्टी वगैरह लगी होती है तो साफ करते हैं, उसको कैसे करते हैं, झाड़ते हैं, वो भी एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जांपल है। उसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। जैसे एक बंदा साइकिल पे आ रहा है, आपको आके पीछे से स्ट्राइक करता है तो ज्यादा चोट नहीं आएगी। वही एक बंदा ट्रक पे आ रहा है तो वो आपको आके पीछे से स्ट्राइक करता है, बहुत ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि ट्रक वाले केस में मोमेंटम ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। मोमेंटम एक्चुअली है क्या? मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स है, इसमें मास तो चेंज होना नहीं है। चेंज क्या होना है? वेलोसिटी। सो सेकंड लॉ में न्यूटन ने यह बोला कि जब भी कभी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। मींस कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब कि जब भी कभी फोर्स लगी उसका मेन काम क्या है? उसने मोमेंटम में चेंज करनी है। तो सेकंड लॉ जो है वो फोर्स के बारे में हमें बताता है, मोमेंटम की चेंज के बारे में बताता है। ये जो आपका सेकंड लॉ है, इससे आप फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हो, थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हो। फोर्स जो है उसके यूनिट्स का इसमें याद रखना है क्योंकि फिजिक्स में यूनिट्स बहुत नेसेसिटी है, नेसेसरी भी है। और फोर्स के यूनिट्स हैं न्यूटन्स एंड डाइन्स। न्यूटन एसआई यूनिट है और जो डाइन है वो क्या है? सीजीएस यूनिट है। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं, ये याद रखना है। तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो भी याद रखनी है, एम एल T-2, ये डायमेंशन भी इसकी याद रखनी है। आगे थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ यही कहता है कि कभी भी कोई एक्शन होगा तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होगा। जैसे रॉकेट के केस में है, रॉकेट के पीछे से बर्न्ड गैसेस निकलती हैं। जितनी तेजी से वो बर्न्ड गैसेस निकलेंगी उतनी तेजी से जो रॉकेट है वो ऊपर को जाएगा, उसके ऊपर क्या लगेगी? थ्रस्ट लगेगी। ये जो थ्रस्ट है रॉकेट के ऊपर जो लगती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। जितना फ्यूल ज्यादा बर्न करेगा उतनी गैसेस तेजी से बाहर को निकलेंगी और उतनी अपथ्रस्ट जो है वो ज्यादा लगेगी। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाएगा उसकी स्टेजेस 1 2 3 करके गिरती जाएंगी, नीचे बर्न होके गिरती जाएंगी और रॉकेट का मास रिड्यूस होता जाएगा और उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ती जाएगी। अगर आप सोचो तो रॉकेट जो है, रॉकेट propulsion जो है, दैट इज ए केस ऑफ वेरिएबल मास, क्योंकि धीरे धीरे उसका जो मास है वो चेंज करता है। मास डिक्रीज होने के कारण उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है और जो है रॉकेट जो है धीरे 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 ऊपर जाता जाता है। तो इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात आती है। तो जैसे हमने मोमेंटम के बारे में बोला है कि मोमेंटम तभी चेंज करेगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। हम एग्जांपल लेते हैं फायरिंग ऑफ बुलेट। पिस्टल को फायर करते हैं, बुलेट जितनी देर पिस्टल में है
रेस्ट पे है सिस्टम, तो मोमेंटम क्या है, जीरो है। बुलेट फायर कर दिया आपने, बुलेट का मास और वेलोसिटी जो है उसके कारण उसका कुछ मोमेंटम है, तो बुलेट आगे को जाएगी तो गन जो है, जो पिस्टल है, वो पीछे को धक्का लगेगा उसका विद सम वेलोसिटी v, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। गन जो है रिकॉइल करती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, उन दोनों का जो सम है दोनों मोमेंटा का, दैट विल अगेन बी जीरो। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगी नहीं है, इसलिए मोमेंटम पहले भी जीरो था और मोमेंटम जो है वो बाद में भी जीरो रहेगा। अब वेट की बात कर लेते हैं। वेट क्या होता है बॉडी का? जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स में मास तो फिक्स्ड है, बट वेट जो है वो क्या है, वेरिएबल है। वो आपकी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करेगा। नॉर्मली अगर हम कहें तो वेट जो mg के बराबर है। एक्चुअली जब हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन आपको देती है, एक्चुअली दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। आप किसी लिफ्ट में बैठते हो, लिफ्ट ऊपर को जाती है, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट होती है, चाहे वो ऊपर को एक्सेलरेट हो या नीचे को एक्सेलरेट हो, दोनों केसेस में आपका वेट जो है वो वेरी करेगा। ऊपर को एक्सेलरेट हो रही है तो आपको फील होगा कि आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी जो है इंक्रीज कर जाएगी स्यूडो फोर्स के कारण। और जब बॉडी नीचे, अपनी लिफ्ट जो है नीचे को एक्सेलरेट कर रही है, तो उस टाइम आपका वेट जो है वो क्या हो जाएगा, अपीयर होगा डिक्रीज्ड। एंड इन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, मान लो लिफ्ट टूट गई है, उसकी चेन टूट गई है, तो उस केस में क्या होगा, जो बेस है लिफ्ट का वो आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पाएगा, और उस केस में आपका वेट कितना हो जाएगा जी, जीरो।